मुस्लिम लीग का एक महत्वपूर्ण नेता, जो अपने विचारों से इतना चालाक व्यक्ति था, जिसने अपनी बातों को खोल करके तो नहीं रखा, परंतु कहीं ना कहीं गुप्त रूप में ही उसने भारत को दो भागों में समय से पहले बांट दिया था। उसने एक ऐसी मांग रखी भारत के कांग्रेस के समक्ष कि देखने से लगता था कि वो भारत को ही बांट रहा है, वो अब तुरंत ही पाकिस्तान की मांग कर रहा है। उसने अपने शब्दों से ये बात बयां कर दी थी। कांग्रेस के जो नेता थे वे इस बात को समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये जो व्यक्ति है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जिन्ना ने पूरी की पूरी परिस्थितियों को इस तरीके से बदला अपनी मांगों के माध्यम से, जिसे सोचने और समझने का सही कहते हैं ना कि सही समझ नहीं विकसित कर पाए कांग्रेस के सदस्य। उन्हें बस लगा कि जिन्ना जो है अपने समुदाय के हित की बात कर रहे हैं, परंतु जिन्ना ने हर एक जगह पर ऐसे टांग अड़ाई मानो जैसे कि वो हिंदुओं के बीच रहते हुए ही वो मुसलमानों को सेफ करना चाहते थे, मुसलमानों के पक्ष में बोलना चाहते थे। इस प्रकार से उन्होंने पूरी की पूरी रणनीति को तैयार किया। और आज के हम लोग इस क्लास में कहीं से भी चीज़ों को रटने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए, हमारा फुल फोकस यही होना चाहिए कि इतिहास को रटे नहीं, क्योंकि अगर हमने रटना शुरू कर दिया तो इतिहास 100% हम भूल जाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उस हर एग्ज़ाम में आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, ये हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि किसी को भी इतिहास रटना ना पड़े, और आपका भी यही प्रयास होना चाहिए कि इतिहास को रटना ना पड़े, बस चीज़ों को, तथ्यों को समझे। क्योंकि जब हम तथ्यों को समझ जाएंगे ना, तो हमें डेट भी अपने आप बिना रटे हुए समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस डेट को ये चीज़, ये घटना हुई थी। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, क्योंकि अगर आपने पूरे सीक्वेंस से वीडियो को देख लिया ना, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ेगा कोई चीज़, क्योंकि मैंने हर वीडियो में एक तरीके से ये समझा दिया कि किस चीज़ के बाद कौन सी घटना हुई है। तो चलिए आज की क्लास भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग फिर से समझेंगे कि किस प्रकार से जो जिन्ना ने 14 सूत्री मांग की थी, उस 14 सूत्री मांग के माध्यम से क्या हुआ, देश में कौन सी हलचल आई, और किस वजह से, इनकी इन मांगों की वजह से आगे चल करके कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। और वो लाहौर अधिवेशन के माध्यम से क्या होता है, वो सारी घटना हम अपने आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस जिन आप बस एक बार इसकी चीज़ों को सुनिए और समझ लीजिएगा, तो आप बस एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा या कहीं लिख भी लीजिएगा, तो भी आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि इसे जारी करने का जो समय था वो 1929 को रखा गया था। ये जिन्ना की जो 14 सूत्री मांग थी, उन्होंने 1929 ईस्वी में इस चीज़ को सबके सामने रखा था, कांग्रेस के सामने रखा था। परंतु ये 1929 ईस्वी में क्यों आया, अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि जो नेहरू की रिपोर्ट थी वो 1928 में जा करके
रिपोर्ट के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं ने ये कह दिया था कि जो आप सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हैं उसे खत्म करिए। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ रहेगा तो भारत न चाहते हुए भी सांप्रदायिकता के आधार पर दो भागों में बंट जाएगा। ये बात कही। यहाँ पर जो मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, उन्हें ये बात समझ में आई कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की ये सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो इस बात की वजह से, इस बात से नाराज होकर उन्होंने जो मांगे एक तिहाई प्रतिनिधित्व की मांग की थी। इस एक तिहाई की मांग को लेकर के इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था, अच्छा एक चीज इसमें मुस्लिम बहुमत वाली प्रांतों का पुनर्गठन की भी इन्होंने बात की थी। कि सभी सेवा में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण किया।
समुदाय थी, हिंदू समुदाय, वो चाह करके भी उस कानून को नहीं रोक सकती। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दी गई 1 वर्ष की समय सीमा की समाप्ति होना। अगर आप लोगों को वीडियो याद होगी तो मैं उस समय गांधी जी ने एक प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष का समय दिया था और ये कहा था, उन्हें ये चेतावनी दी थी कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में जितनी भी प्रस्तावित संवैधानिक योजना है, अगर उसको सरकार जो है वो स्वीकार करके भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दे, तो कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। अगर सरकार ने 1 साल के ही अंदर डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया भारत को, तो फिर जो कांग्रेस है वो पूर्ण स्वराज ही चाहेगी और कुछ नहीं चाहेगी। डोमिनियन स्टेट का अर्थ क्या था, हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो में जाना था कि डोमिनियन स्टेट का अर्थ है कि भैया भारत के अंदर का जो शासन है वो भारतीयों को दिया जाए, भले ही ब्रिटिश राजा जो है वो बाहरी सत्ता को संभाले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन ये जो 1 साल की समय सीमा थी वो क्या हो गई, पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा इन्हें। इसके जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह से निरस्त घोषित कर दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट की कोई भी बात जो थी वो साबित मतलब पूरी नहीं हो पाई। 1 वर्ष का जो अल्टीमेटम था वो पूरा नहीं हो पाया, इस वजह से नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। क्योंकि समिति की जो रिपोर्ट है उसको पूरी तरह से क्या किया, स्वराज शब्द का अर्थ इन्होंने बदल करके क्या रख दिया, पूर्ण स्वराज। इससे पहले वे कह रहे थे कि हमें स्वराज दीजिए, हमारे देश के अंदर का जो शासन है वो आप हमें दीजिए, और बाहर का शासन भले ही सब कुछ जो अंतिम निर्णय है वो ब्रिटिश राजा करे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमारे अपने राज्य के अंदर, अपने देश के अंदर हमें पूरा अधिकार मिले, हमारा अपने शासन हो, ये इन्होंने मांग करी थी। लेकिन कहा कि अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी। इसके बाद से इन्होंने क्या कहा, इसके बाद से इन्होंने कहा कि 1929 ईस्वी में इन्होंने कहा कि जो 1929 ईस्वी में सम्मेलन में क्या हुआ, सम्मेलन में आधी रात को रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया, और उसे फहराते समय ये नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा दिया गया था। दरअसल सोचिए कितनी अजीब बात है कि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो पहली बार तिरंगा झंडा फहरा था, उस बात को याद करते हुए
इस घटना का ये पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, इसी वजह से 26 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का ये बात कहा गया कि इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी वजह से आधुनिक भारत के इतिहास में भी इस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग आज फहराते हैं और इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कि ये जो घटना हुई थी तिरंगा झंडा फहराने की घटना, ये 1929 को हुई थी। और इस घटना के याद में ही इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने इस घटना के याद में आज भी इस चीज़ को लोग अपने जहन में याद रखते हैं। वो रावी नदी का तट याद रखते हैं, तिरंगे झंडे को याद रखते हैं। और इसके साथ ही 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज दिवस को मनाने के एक साल बाद 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस इन लोगों ने मनाया और 26 जनवरी को ये घोषणा भी की कि इसे पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आएंगे। और इस बात को लेकर के इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान, जब जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी अपनी, तो किस प्रकार से जिन्ना ने जो है वो पाकिस्तान की मांग कर दी थी अनकहे रूप से। अगर इस बात पे गौर करें तो देखिए, जिन्ना जो थे वे वैचारिक रूप से खाका तैयार करते हैं अपनी मांगों के माध्यम से। किस प्रकार से अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जिन्ना की मांग न पूरी होने पर, जब जिन्ना की जो मांग थी वो 14 सूत्री मांग को, वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उसे नहीं स्वीकारा गया था। इनकी मांगों को नहीं माना गया था। इसका रीज़न क्या था, इससे क्या समस्या आती है? अगर ये मांग मान लेते तो क्या हो जाता? और साथ में जिन्ना की जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने क्या कहा, अगर इस पर हम बात करें तो जिन्ना ने अपने शब्दों में कहा था कि जो हमारे रास्ते हैं वो उन लोगों ने हमारे रास्तों को क्या कर दिया, हमारे रास्तों को उन्होंने अलग कर दिया। ये बात जिन्ना कहते हैं कि हमारे रास्तों को क्या किया गया, तो अलग कर दिया इन्होंने, अलग होना करार किया इन्होंने, ऐसा उन्होंने कहा। यहीं से जिन्ना जो थे वे एक कट्टर मुस्लिम नेता के रूप में उभरते हैं। अगर हम बात करें जिन्ना की मांगों की तो उन्होंने 6 में जिन्ना ने ना अपनी मांगों की जो उनकी संख्या थी 14 सूत्री, उसमें संख्या नंबर 6 में वे कहते हैं, शर्त रखी थी इन्होंने, कहा था कि यदि भविष्य में सीमाओं का बंटवारा अगर होता है तो आपको जो है वो कुछ राज्यों, यानी कौन कौन से राज्यों, आपको पंजाब को और बंगाल को और NWFP, यानी कि अगर बात की जाए इसकी, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो उत्तर, नॉर्थ, पश्चिम, वेस्ट सीमा प्रांत जो है, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की इन्होंने बात कही थी कि अगर ये जो सीमा प्रांत है इसे किसी भी, इसमें जो है मुस्लिमों का बहुमत किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा था। कितना अच्छा इन्होंने दिमाग लगाया था। सोचिए कि इनका कहना था साफ साफ शब्दों में कि जहाँ बहुमत वाली जो आपकी बहुमत वाला संप्रदाय है, बहुमत का जो संप्रदाय है, चाहे वो हिंदू ही हो, हिंदू ही थे बहुमत वाले संप्रदाय में, तो ये हिंदू वाले जो संप्रदाय के लोग हैं वो बहुमत वाली संख्या में, फिर भी उनको जो है आप उनकी सीटों को आरक्षित मत करिए, इनका कहना था। उनकी सीटों को, जैसे इन लोगों की मांग थी कांग्रेस की, जो जिस इलाके में, जैसे बंगाल वगैरह में क्या था ना, बंगाल में, पंजाब में, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हिंदुओं की संख्या क्या थी, कम थी। अगर हम बात करें कि बंगाल और पंजाब में हिंदुओं की संख्या कम थी, उनका कहना था कांग्रेस का कि क्यों ना इन 2 राज्यों में हम जो है वो मुसलमान हिंदुओं को की सीटों को आरक्षित कर दें, कुछ संख्या इसकी बढ़ा दें। तो मुसलमानों का कहना था कि नहीं, आप ये संख्या मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपने ये संख्या बढ़ा दी तो जहाँ पर मुसलमानों की जो सीटें हैं वो अगर 54% है तो वो घट के कितनी परसेंट हो जाएगी, वो 50% हो जाएगी। इनका ये कहना था कि हमें 54% सीट से हम 50% सीट नहीं घटने देंगे। ये बात मुसलमानों ने कही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी आपकी संख्या भले कम है मगर मुसलमानों की संख्या कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो हम उसे कम नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने कह दी। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये बात उन्होंने कहा, लेकिन जिस जगह पर मुसलमानों की संख्या कम है, ठीक है, जिस जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या क्या थी, कम थी, वहाँ पे ये मांग रख रहे थे कि हमें हमारी सीटों की संख्या को बढ़ाइए, वहाँ पे सीटों का क्या करिए, बढ़ाइए वहाँ पे। तो आप जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ आप कम नहीं होना चाहते, पर जहाँ आपकी कम है वहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि भैया भले वो अल्पमत है, भले वो कम संख्या में है, अल्प समुदाय है, लेकिन उनका जो हिस्सा है वो बराबरी का हो, कम नहीं हो, उससे ज़्यादा ही हो, कम नहीं हो। ये उनकी मांगे थी। और उन्होंने जो जो मांगे रखी थी अपने इस
14 सूत्री मांगों के माध्यम से उन सारे के सारे मांगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, एक अलग ही राज्य की बात रख दी। उन्होंने जो सुविधाएं मांगी वो सुविधाएं क्या थी, एक अलग ही तरह की सुविधा थी। अगर हम बात करें तो 1901 ईस्वी में 1901 में अगर बात किया जाए, ये उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था वो पंजाब से अलग हो चुका था। 1901 में क्या हो गया था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को क्या किया था, अलग कर दिया था पंजाब से, और पंजाब से इसको अलग करके एक नया प्रांत बना दिया था इसे। जब इसे नया प्रांत बनाया तो यहाँ जो मुख्य रूप से जो जनजाति रहने लगी, उस जनजाति का नाम था पठान। ये पठान जनजातियाँ थी, या तो इसे पठान कहा जाए या पश्तून कहा जाए, ये दोनों एक ही जनजातियाँ हैं। ये जनजाति के लोग वहाँ पर रहते थे, पश्तून या पठान के। अब होता क्या है कि जिस समय में ये अलग होती है, ये तो पठान समुदाय था, आपको पता है। इस पठान समुदाय को ये जो प्रांत था, यहाँ पे उस समय में सीमांत गांधी, एक आपने नाम सुना होगा इनका, सीमांत गांधी, जिन्हें कि खान अब्दुल गफ्फार खान भी कहा जाता है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, उनके संगठन का उनका जो संगठन उन्होंने बनाया था, खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान का एक संगठन था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। हम लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, आप लोगों ने सुना होगा। खुदाई खिदमतगार जो थे, इन्होंने एक लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इसका गहरा प्रभाव था कहाँ पे, इसी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में। इसी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में क्या था, इसी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में क्या था, इसी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में क्या था, खुदाई खिदमतगार जो खुदाई नाम रखा है खैबर और पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा नाम बहुत अजीब अजीब है इनके, अगर बात की जाए तो। खैबर पख्तूनख्वा, ये इनके इसके नाम थे। इनके जो नाम है, इस जगह का नाम इन्होंने रखा है, नाम बदल के रखा था। तो अगर इस पूरे चीज़ों को, घटनाओं को समझें अगर हम लोग, तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, अगर हम इसका पूरा मूल्यांकन करें, इस पूरे प्रोसेस का पूरा मूल्यांकन करें, तो हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से 1928 की आई हुई नेहरू रिपोर्ट को जब अंग्रेज़ नहीं मानते हैं, उस पर दिया हुआ 1 वर्ष का जो अल्टीमेटम गांधी जी ने दिया था, उसको ये नहीं मानते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य जो डोमिनियन स्टेट की नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग हुई थी, उस मांग को जब ये नहीं मानते हैं, तो उसके विरोध में क्या होता है, इन्होंने पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, ये मांग करने का सोचते हैं। लेकिन उससे पहले जब इस नेहरू रिपोर्ट में वे 14 सूत्री मांग ले आते हैं, और इसका ब्रिटिश सरकार जो है वो छुप छुप करके समर्थन भी करने लगती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानती है कि हिंदू मुस्लिम एक हुए तो हमारे लिए मुसीबतें आ सकती हैं, इसलिए इसका पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश सरकार। और जिन्ना जैसे जो नेता है वो अपनी रोटी सेकने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुस्लिम समुदाय अलग रहेगा हिंदू से, तभी जा कर के हम नेता के रूप में बने रह सकते हैं, वरना हम भी जो है वो नेता नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस है जो अपनी छवि मजबूत बनाए रखी है। तो अगर हमें चाहिए राजनीति में हिस्सा लेना है, अगर हमें राजनीति में आना होगा, तो हमें क्या होगा, हमें अपने समुदाय से ही हम राजनीति में निखर के आ सकते हैं। इसलिए इन्होंने भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया कि हिंदू और मुस्लिम जो है वह एक ना हो सके। इसलिए जिन्ना ने क्या की, अपने ओर से 14 चीज़ों की इन्होंने मांगे रख दी। उस 14 चीज़ों की जो इन्होंने मांगे रखी, उस पूरे के पूरे में इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की बात कही। बहुत महत्वपूर्ण जो बात की, उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए जो आप पृथक निर्वाचन की बात समाप्त कर रहे हैं वो से आप रखिए,
दूसरा क्या कहा इन्होंने कहा कि केंद्र और प्रांत मंत्रिमंडल जो होता है उसमें आप मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दीजिए। कितना दीजिए? 1/3 प्रतिनिधित्व दीजिए। ये बात इन्होंने कही। और क्या कहा? मुस्लिम बहुमत वाले जो प्रांत है उसका आप पुनर्गठन कीजिए, उसे वापस से आप आरक्षित करिए, उसके अंदर जो कमियां उसे ध्यान दीजिए, ये कहा उन्होंने। राज्य की सभी सेवाओं में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए आप पदों का आरक्षण कीजिए, ये भी बात उन्होंने कही। उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की जो बात थी, जो उसको उन्होंने खूब बहुत ही ध्यान से बोलते हैं, बहुत ध्यान से मांगा। उन्होंने सांप्रदायिक निषेधाधिकार की बात कही, कम्युनल वीटो यानी कि सांप्रदायिक निषेधाधिकार अर्थात कम्युनल वीटो की बात की। उन्होंने ये बात कही कि आप जो है वो हमें विधानमंडल में चाहे कोई भी संप्रदाय क्यों ना, उसके बीच में आप हमें हमारे 3/4 सदस्यों को किसी भी प्रस्ताव को अवरोध करने का क्षमता दीजिए। यानी कि भैया संख्या कम हो तो क्या हुआ, हम जो है बहुमत वाले जो जितने भी समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ अपनी बातें रखेंगे। इसलिए हमें क्या दीजिए आप? हमें आप 3/4 हमें क्या करिए? आप हमारे लिए सीटों को आरक्षित करिए। उन्होंने कम्युनल वीटो की बात करी। इस तरीके से क्या हुआ कि जिन्ना जी ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एक ऐसी रूपरेखा तैयार की, एक ऐसी मांग तैयार की जिसके माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो एक अलग राज्य के लिए जो मांगे होनी चाहिए, उन्होंने मांगों को रख दिया। इस तरीके से हमारा ये नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है कांग्रेस आती है, वो अपने लाहौर अधिवेशन के माध्यम से जो अल्टीमेटम था, जिसको इन लोगों ने नहीं सुना था, नहीं माना था, उसके लिए ये मांग रखते हैं लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? जिसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और वे कहते हैं इस बात को लेकर के कि भाई हम लोगों ने तो बहुत सारी बातें करी, पर आप जो हैं हमारी बातें सुनने के तैयार ही नहीं हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हमें आप स्वराज मत दीजिए, हमें स्वराज नहीं चाहिए। हम इससे पहले आपके समर्थन में थे, लेकिन अब हम आपके समर्थन में क्या हैं? तो नहीं हैं। संविधान तैयार किया, जिस संविधान के माध्यम से पूरे के पूरे भारत क्या करे? एकजुट हो जाए, पूरा संविधान को पूरा भारत माने और अपनाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करी थी, जिस निर्वाचन की बात बहुत पहले से चल रही थी, मुसलमान जो इसकी मांग बहुत पहले से कर रहे थे, 1907 से ये बातें चल रही थी, उस बात को नेहरू रिपोर्ट में इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने 14 मांगे रख दी थी। ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद से कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की। पूर्ण स्वराज को प्रमाणित करने के लिए कि हमारी जो मांगे हैं वो आपको सुनना पड़ेगा, इस बात के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1929 को आधी रात को ठंडी के मौसम में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच में फहराया। और कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसने 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय भी दिया कि भाई 26 जनवरी 1930 को का ये जो दिन है, ये पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी। और 26 जनवरी को प्रत्येक साल पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ये भी बात कही गई थी। इसी वजह से आज भी हम अपने देश में 26 जनवरी को क्या करते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। और अब हम लोग अगले वीडियो में अगली घटनाओं को जानेंगे और पढ़ेंगे। तब तक क्या करिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए। बात नहीं देख करके स्किप करने से चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, वो पूरा रह जाएगा। और जब तक आप पूरा नहीं देख पाएंगे, तब तक पूरा देखिए।